कजान शहर में 16वां ब्रिक्स समिट चल रहा है। कई देशों के नेता और राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए 22 अक्टूबर को कजान पहुंचे। कजान में उनका जोरदार स्वागत हुआ। रूस पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन ने उनका स्वागत किया। दोस्त पीएम मोदी और पुतिन आपस में गले भी मिले। इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी रही। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स समिट की साइडलाइन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत होने की संभावना है। दोनों के बीच आखिरी बार 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। हालांकि पिछले साल साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी ब्रिक्स समिट में दोनों नेता शामिल हुए थे। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि दोनों नेताओं के कजान पहुंचने से पहले ही दोनों देशों के बीच लद्दाख में पहले की तरह पेट्रोलिंग करने पर सहमति बनी है। चीन आखिरकार पूर्वी लद्दाख में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने पर राजी हो गया है। भारत ने चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए यह बुनियादी शर्त रखी थी कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को उन इलाकों से हटना होगा जहां उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था। चीन ने भारत की यह बात मान ली है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब ने आज ही अनाउंस किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत और चीन के बीच में जो स्थिति थी ईस्टर्न लद्दाख में उसका कुछ हल हो गया है। LAC पे पेट्रोलिंग कैसे होगी इसके बारे में कोई एग्रीमेंट हुई है भारत और चीन के बीच में। और विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ये भी कहा है कि प्री गालवान सिचुएशन अब वहां पे हो जाएगी। तो अगर ये सब सच्चाई है तो मैं तो समझता हूं कि ये अच्छी बात है। भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे हैं अपने वक्तव्य पे। और मैं कहूंगा कि ये भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है, उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए। नहीं, मैं समझता हूं कि ब्रिक्स में भारत और चीन के भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जो है उनके बीच मीटिंग की संभावना थी और इस संभावना को प्रकट करने के लिए ये समझौता हुआ है आज। इसके लिए काफी देर से कोशिश हो रही थी, लेकिन आज ये समझौता जब तक जो विदेश सचिव साहब ने अनाउंस किया है, इसका ये मतलब है कि शायद कजान रशिया में दोनों के बीच में दोनों जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है और चीन के प्रेसिडेंट है उनके बीच में शायद मीटिंग होने जा रही है। ऐसे में सबकी नजरें एशिया की दो बड़ी पावर चीन और भारत पर टिकी है। 2020 में गलवान की घटना के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग का एक साथ आना एक बड़ी खबर मानी जा रही है और समझा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच गतिरोध को खत्म करने में एक तरफ जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही है, वहीं मोदी और जिनपिंग को बातचीत की टेबल तक पहुंचाने में पुतिन का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद रूस को अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों ने जिस तरह अलग थलग कर दिया, ऐसे में पुतिन समझ गए कि पावर बैलेंसिंग करने के लिए भारत और चीन के साथ उन्हें अपने रिश्तों को मजबूती देनी होगी और इन दोनों देशों का साथ उनके लिए जरूरी होगा। रूस ने चीन और भारत को साथ लेकर चलने की रणनीति इसलिए भी अपनाई क्योंकि भारत और चीन संभवतः दो ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर न तो खुलकर रूस का समर्थन किया और न ही विरोध। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले NSC अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए थे। वहां पुतिन के साथ अजीत डोभाल की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। डोभाल 12 सितंबर को पुतिन से मिलने पिट्सबर्ग पहुंचे थे। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान हुई बातचीत के निष्कर्षों से पुतिन को अवगत कराने के लिए डोभाल उनसे मिले थे, लेकिन जानकारों का मानना है कि असल में पुतिन और डोभाल की बैठक का मकसद भारत और चीन के बीच के गतिरोध को खत्म करना था। डोभाल ने पुतिन से मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी, लेकिन भारत और चीन के बीच हुए सीमा समझौते में पुतिन की कितनी बड़ी भूमिका थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 12 सितंबर को जब अजीत डोभाल ने पुतिन से मुलाकात की, उसके ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी पुतिन से मुलाकात की। बात यही खत्म नहीं हुई। बाद में डोभाल और वांग यी एक दूसरे से मिले, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबने देखी।
पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध को खत्म करने में दिलचस्पी दिखाई, तो इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से कभी जयशंकर तो कभी डोभाल की वोंगी से मुलाकात कराई। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। जिनपिंग और मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे सघन कूटनीतिक बैठकों का दौर भी चलता रहा। एस जयशंकर और अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग वी से 2 बार बैठकें हो चुकी थी। इसका मकसद भी दोनों देशों के बीच के सैन्य गतिरोध को खत्म करना था। जयशंकर और वांग ई के बीच लाओस में भी एक अहम बैठक हुई थी। इसमें भी दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हुई। डेफिनेटली ये मीटिंग महत्वपूर्ण है और अच्छी बात यह है कि एलएसी का मामला कुछ थोड़ा ठंडाया है, जिसके चलते ये मीटिंग हो रही है। दैट इज वन। फिर दूसरी बात यह कि इस मीटिंग के आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अहम बात तो है 2 नेता मिल रहे हैं, पर किस लिए मिल रहे हैं? कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे भी और चाइना के भी। अव्वल तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है मोदी जी का, नंबर 1 हमारे देश का सिक्योरिटी, यानी कि एलएसी पे शांति और आगे के लिए कुछ रेजोल्यूशन का रास्ता निकालना। तो एक तो उस मुद्दे पे बात होगी जिसपे चाइना भी एग्री करेगा। दूसरा, मेरे ख्याल से भारत की नजर में शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग होगी, मोदी जी ट्रेड को लेके बात करेंगे। देखिए, चाइना और इंडिया का $120 बिलियन का सालाना ट्रेड है, जिसमें से हम मात्र 20 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और हम 100 इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाइना ने मुश्किल कर रखी है हमारी कंपनीज को वहां एक्सपोर्ट करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स इत्यादि स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस। तो मोदी जी ये पुश करेंगे चाइना को कि वो अपनी मार्केट खोले ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े वहां पे। अभी फिलहाल जिस हिसाब से चल रहा है ये $120 बिलियन 2030 तक 200 बिलियन डॉलर अपने आप ही हो जाएगा। और अगर दोनों सरकारें इस पे फोकस करें और चाइना कोऑपरेट करे तो ये तो 200 से क्या $250 बिलियन तक पहुंच सकता है 2030 तक। देखिए, भविष्य के लिए डेफिनेटली एक अच्छी डेवलपमेंट है, यानी कि चाइना और भारत मिलकर काम करते हैं और कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। हम पड़ोसी देश हैं, इतने भारी भरकम देश हैं दोनों, और ये जो एशिया की सेंचुरी आ रही है, बढ़ रही है, इसमें हम ही 2 तो देश हैं जो सबसे पावरफुल हैं। और अब इसको लेकर के जो ब्रिक्स बना है, ब्रिक्स एक नई संस्था बन रही है तो 14 साल की, पर नई मानी जाएगी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिसमें चाइना और इंडिया दोनों मिलकर के काम करेंगे। एक डायरेक्शन उसमें यह भी होगा कि एक फाइनेंशियल नेटवर्क सिस्टम बनाए सारे देश मिलकर के, जो कि स्विफ्ट सिस्टम जो है, जो कि अमेरिका डोमिनेटेड है, उसे अलग थलग होगा। क्योंकि जब भी अमेरिका सैंक्शंस लगाता है किसी देश पे तो सबसे पहला काम वो उस नेटवर्क को स्विच ऑफ कर देता है। तो सब देशों को ये इंटरेस्ट है और दिखता है लंबे समय में, भाई कभी हमारे साथ भी, भारत के साथ भी तो हो सकता है अमेरिका रिश्तों में कि वो स्विच ऑफ कर दे। चाइना को भी डर लगता है क्योंकि जब ताइवान युद्ध होगा तो अमेरिका स्विच ऑफ कर देगा बैंकिंग। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से, जो ब्रिक्स में रिजॉल्व या आगे जिस पे काम होगा उसमें चीन और भारत मिलकर के भी काम करेंगे। तो इस तरह के कोऑपरेशन एरियाज हैं ब्रिक्स की फ्यूचर बनाने में, जिसमें हम दोनों देश मिलकर काम करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर इसे देखा जाएगा तो ऑब्वियसली अमेरिका और यूरोप देख रहे हैं इस मीटिंग की ओर, और मैसेज ये जा रहा है सबसे बड़ा कि भारत और चाइना मिलकर को एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक वर्किंग रिलेशनशिप्स ही बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट तो ये सोचता है कि इंडिया और चाइना परमानेंट एनिमीज रहें, ताकि इंडिया अमेरिका और यूरोप के पाले में, उनके खेमे में चीन के खिलाफ काम करे। परंतु ये मैसेज जाता है इस मीटिंग से कि इंडिया और चाइना जरूरी नहीं है कि हम परमानेंट एनिमीज हैं, हम वर्किंग रिलेशनशिप भी रख सकते हैं। बहरहाल अब हम आपको एक बार फिर मोदी और पुतिन की गहरी दोस्ती की तस्वीर दिखाते हैं।